नमस्कार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू द ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ जॉब मंत्रा। जॉब मंत्रा के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। ये आप लोग का पॉलिटी का लेक्चर नंबर 3 है और इससे पहले के 2 लेक्चर्स हमने करा चुके हैं, तो आप उसको एकदम ध्यान से देख के समझने की पूरी। ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, पूरे संविधान का ओवरव्यू लेंगे कि किस तरह से है, कि उसमें क्या क्या प्रावधान दिए दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं, वो सब चीज़ हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा किताब है, संविधान एक ऐसी किताब है जिसको रूल बुक कहा जाता है। और इसमें अलग अलग चीजें दे रखी हैं। जैसे मान लो, हर एक बुक में कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं, और कुछ चैप्टर्स को मिला मिला के एक यूनिट बनाया जाता है। देखे होंगे किताब में चैप्टर होते हैं, पार्ट होते हैं, और उन चैप्टर्स को मिला के बनता है यूनिट। और उन चैप्टर्स के अंदर होते हैं टॉपिक्स। आपने देखा हो आपने देखा होगा ये। अभी जो यूनिट है ना, इसको समझ लो इससे, अनुसूची से, अनुसूची, अनुसूची। जो ये चैप्टर है उनको समझ लो आप पार्ट्स, पार्ट्स, पार्ट्स यानी भाग समझ। सूची को हिंदी में क्या कहते हैं? शेड्यूल कहते हैं। और जो टॉपिक्स हैं इनको अनुच्छेद या आर्टिकल आप समझ, आर्टिकल। ठीक। इस तरह से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रखा गया है। इसमें हम देखते हैं, सबसे पहली अनुसूची किस बारे में बात करती है? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहता है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय क्षेत्रीय अधिकारों के बारे में, यानी नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन। ठीक है, कि भारत में कौन राज्य का क्या नाम है, यूनियन टेरिटरी का क्या नाम है, उनका कहाँ तक क्षेत्राधिकार है, कहाँ तक उनका अधिकार है, इन सभी के बारे में बात करता है पहला अनुसूची। ठीक। तो पहले अनुसूची में हम लोगों ने बात किया राज्यों के बारे में, देश के बारे में, टेरिटरी के बारे में। दूसरा शेड्यूल आया, दूसरी अनुसूची आई, इसमें किस बारे में बात हुआ? तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इमोल्यूमेंट अलाउंसेस, मतलब इसमें इमोल्यूमेंट अलाउंस, ये सब यानी सैलरी की बात हो रही है। इसमें मोटा मोटी हम बात करें तो किसकी बात हो रही है? सैलरी की, पैसा की बात हो रही है। ठीक। उच्च पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों के बारे में बात होता है, कि कितना डीए देना है, कितना सैलरी देना है, क्या क्या अलाउंसेस देनी है, इन सभी बारे में। तो पहले में हमने बात किया टेरिटरी के बारे में, यानी क्षेत्रीय क्षेत्र के बारे में। दूसरे में सैलरी के बारे में। थर्ड, तीसरा देखिए, फॉर्म्स ऑफ ओथ या अफर्मेशन फॉर कैंडिडेट, मिनिस्टर, जज या कैग। तो देखिए किस तरह से इनका ओथ होगा। ओथ, ओथ आपने सुना होगा, ओथ यानी शपथ। तो किस तरह से इनको शपथ दिलाया जाएगा? उम्मीदवारों, राष्ट्र मंत्रियों, न्यायाधीशों और कैग के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के क्या प्रारूप होंगे, इसको डिसाइड किया जाता है, को डिसाइड किया जाता है। चौथा बोलता है कि राज्यसभा, आपको मालूम होगा कि जो भारतीय संसद है उसके 2 हिस्से हैं मुख्य रूप से। तो देखिए 3 हिस्से हैं, पर भवन के 2 हिस्से हैं, एक राज्यसभा के नाम से और एक लोकसभा के नाम से। तो जो भी राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो हर राज्यों से चुन के जाते हैं। ठीक। हम लोग नहीं चुनते हैं, वो ऑटोमेटिकली कुछ सिस्टम लगा रखे हैं कि इतना पर 1/3 की कितने जाएंगे, ये सब व्यवस्था बनाया गया है चुनने का। ठीक। तो राज्यसभा आपको मालूम होगा कि कौन अनुसूची में है? चौथे अनुसूची में है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और किस आधार पर होता है? तो जनसंख्या के आधार पर होता है। फिर इस हिसाब से सबसे ज्यादा किसके पास होगा? तो यूपी के पास है। ठीक, राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें किसकी है? यूपी की हैं। पांचवा शेड्यूल क्या कहता है? प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। और शेड्यूल और शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज को किस तरह से देखना है, क्या क्या प्रोविजंस हैं उनको देखने के लिए। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों की बात की गई है 5वीं अनुसूची में। कि आप जाइएगा तो वहां आप संभाल के रहिएगा, ये नियम वहां पे नहीं लगेगा, ये नियम वहां पे लगेगा, ऐसा कुछ। ठीक। छठा शेड्यूल क्या कहता है? छठा शेड्यूल कहता है कि प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, मतलब किस तरह से जनजातीय क्षेत्रों में आप एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक। राज्य, जनजातीय राज्यों में क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों के बारे में बात किया गया है, किस तरह से वहां पे प्रशासन करना है। और कौन कौन से राज्य हैं इसमें? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ए, टी, एम। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय। एटीएम, और एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम में नो मनी,
एटीएम में नो, और MONI वाला नहीं, ये वाला एटीएम कौन कौन, असम, त्रिपुरा, मिजोरम में से मेघालय। अब मनी नहीं है यानी मणिपुर नहीं है, इस बात को याद रखेंगे कि एटीएम में यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम, और में यानी मेघालय, लेकिन मनी नहीं है यानी मणिपुर नहीं है। इस बात को याद रखेंगे कि एटीएम में मनी नहीं है। सातवीं अनुसूची किस बारे में बात करती है? सातवीं अनुसूची इस बारे में बात करती है कि भाई केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में किस प्रकार से, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किस प्रकार से चीजों का, विषयों का बंटवारा किस प्रकार से, शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से हुआ है। ठीक। आठवीं अनुसूची बात करती है भाषा के बारे में। संविधान का जो 8वां चैप्टर है वो किस बारे में बात करता है? वो बात करता है भाषा के बारे में, 8वां यूनिट। ठीक। संविधान में कुल 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। शुरुआत में कितने थे? शुरुआत में 14 मान्यता प्राप्त भाषाएं थी। ठीक। 9वां क्या कहता है? 9वां, तो इसको याद रखेंगे कि जिसको बाद में जोड़ा गया है। 8वां तक पहले से था, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां 4 बाद में जोड़ा गया है संविधान के, संविधान बनने के। देखिए जैसे 9वां में एक्ट एंड रेगुलेशन डीलिंग विथ लैंड फॉर्म एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम की बात की गई है। ठीक। और ये 1951 में संविधान के पहले संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट यही हुआ था। ठीक। 1951 में पहला संशोधन से क्या किया गया था? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया था। 10वीं अनुसूची की बात करें तो प्रोविजन रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी दल बदल करने पर हटा दिया जाएगा, आपको दल बदल करने पर हटा दिया जाएगा। जैसे मान लो कोई आदमी है बीजेपी से चुनाव लड़के जीत गया, अब चुनाव लड़के जीतने के बाद वो चला गया कांग्रेस में, तो उसकी पहले सदस्यता समाप्त की जाएगी, फिर और चुनाव होगा, तब कुछ होना होगा तो होगा। ठीक। इस तरह से एक और प्रावधान है कि अगर मान लो पार्टी में कुल 300 लोग हैं, 300 सीट हैं, अब इसके 2/3 लोग अगर चले गए, 2/3 मतलब 2/3 गुणे 300 कर लो, कितने लोग आ रहे हैं? 200 लोग आ रहे हैं। तो अगर एक ही बार में 200 या 200 से ज्यादा लोग चले गए तो फिर किसी की सदस्यता रद्द नहीं होगी, ये चलेगा। ठीक। 11वां शेड्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? स्पेसिफाइज द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, पंचायत की बात की गई है। और ये आपको मालूम होगा 73वां संविधान संशोधन यही था 1993 में, 1993 में। ठीक। इसमें 29 विषयों की बात की गई है। पर 12th शेड्यूल की बात करें तो इसमें पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई, म्यूनसिपालिटी की यानी नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों की बात की गई। उसमें कुल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, 18 टॉपिक्स हैं जिन पर इसमें बात किया गया है। ठीक। टॉपिक्स की बात है तो थोड़ा टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, संविधान में कौन कौन से मुख्य टॉपिक हैं और किनको किनको याद रखना है। पूरा संविधान हमको डिटेल में पढ़ना है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा। पर अभी आप अगर कोई एग्जाम आपको कल को देना हो, जल्दी देना हो, तो अगर आप इतना भी पढ़ के जाओ तो बहुत रेयर है कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटे। ठीक। तो ध्यान से बस समझते जाइएगा। पार्ट 1 यानी भाग प्रथम क्या कहता है संविधान का? पहला भाग कहता है कि संविधान में देश का नाम किस में लिखा गया है? तो पहला आर्टिकल 1 में लिखा गया है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। किस तरह लिखा गया है? किस तरह लिखा गया है? इस तरह लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत, इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का एक संघ है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 3 की हम बात करें तो इसमें कहा गया है, देखो आपके पास ये राज्य है, अब केंद्र चाहे, संसद चाहे तो उसको जिस रूप से मन करे तोड़ फोड़ मचा सकता है, इसमें नाम बदल सकता है, इसको छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है, इसको 5 अलग अलग राज्य बना सकता है जैसा संसद चाहे। ठीक। अगला है पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा पार्ट और तीसरे पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? तो दूसरा पार्ट है सिटीजनशिप से रिलेटेड और तीसरा पार्ट है मूल अधिकारों से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। जरा समझेंगे, ये जो आर्टिकल 11 है ये पार्ट 2 का हिस्सा और पार्ट 2 का इकलौता इंपॉर्टेंट हिस्सा यही है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि नागरिकता से जुड़े कानूनों को कौन बनाता है, तो सिंपल सी बात है, नागरिकता से जुड़े कानूनों को कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा, संसद बनाएगा। सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी लॉज होंगे उनको संसद बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा।
उसी तरह एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 14 का नाम सुना होगा, राइट बिफोर इक्वलिटी बिफोर लॉ, आपने नाम सुना होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इंडिया में दो कॉन्सेप्ट्स हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो कॉन्सेप्ट हैं, हम लोग फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। ठीक, इंडिया में इक्वलिटी बिफोर लॉ है, कानून के समक्ष समानता देखने को मिलती है। ठीक, विधि के समक्ष समानता देखने को मिलती है। और ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये सब किसका कॉन्सेप्ट है? एक ब्रिटिश आदमी थे जिनका नाम था एवी डाइसे, उनका दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 15 भी इंपॉर्टेंट है खैर, कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्शन, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब आपका जन्म स्थान, आपकी लिंग और इन आधारों पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता इस पर। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत कर दीजिए, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत खत्म करो। आर्टिकल 19 कहता है कि कुछ जो राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अलग अलग तरह के जो राइट्स हैं, देश में आप कहीं भी घूम सकते हो, आप अनआर्म्ड और नॉन वायलेंट एसोसिएशन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब क्या है? आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 21 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया जाएगा और आपके प्राणों की भी स्वतंत्रता, आपके प्राणों की भी संरक्षण की जाएगी, बचाया जाएगा। ठीक, 21A क्या कहता है? ए यानी अमेंडमेंट, ये बाद में जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए पढ़ना आवश्यक है। किस अभियान द्वारा? तो सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान उस समय चला था, सर्व शिक्षा अभियान। आर्टिकल 32 की बात करें तो मान लीजिए आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तब कहाँ जाओगे? तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत और जाके अपने मौलिक अधिकारों का प्रवर्तित कराने के लिए उपचार यानी रिट ले सकते हो। और आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाओगे और आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हो। आपसे बता दूं, रिट ज्यूरिसडिक्शन के मामले में, रिट के मामले में हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा तरह के उपाय हैं। अगला है डीपीएसपी, यानी राज्यों के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जरा देखिए। हमको मालूम है कि हमारे पास अनुच्छेद 40, 44, 45, 51 और 51A में ये सभी चीजें दे रखी हैं। आपको मालूम है कि 35 तक तो वही है और उसके बाद 36 से लेकर 51 तक क्या है? डीपीएसपी है। तो उन्हीं में जो जो इंपॉर्टेंट लगा वो हमने इधर किनारे कर दिया, बाकी जब डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे ही। अभी आपको इतना रट लेना है, ठीक? तो आपको ओवरव्यू रहेगा हमेशा। ठीक, देखिए आर्टिकल 40 की बात करें, अनुच्छेद 40 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करना चाहिए। डीपीएसपी में गांधी जी की सोच की झलक देखने को मिलती है, क्योंकि वो हमेशा ही ग्राम पंचायतों का समर्थन किए, ग्राम पंचायत होनी चाहिए। आर्टिकल 44 की बात करें, अनुच्छेद 44 की, तो उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, समान नागरिक संहिता की बात की गई। ठीक, आर्टिकल 45 की अगर हम बात करें तो इसमें बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 51 की बात करें तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात की गई है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को आप प्रमोट करेंगे, ठीक है, अभिवृद्धि करेंगे। और 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज है, पार्ट 4A अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया। कौन कमेटी बनाई गई थी? याद रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। और किस देश से लिया गया था? कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये लिया गया था किस देश से? ये हम लोगों ने लिया था यूनाइटेड यूएसएसआर से, सोवियत संघ से। ठीक, अगला देखिए, पार्ट 5 और 6 देखने की कोशिश करते हैं, राज्य और संघों के बारे में। से पहले देखिए जरा कि आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान है कि भारत में राष्ट्रपति होंगे। 61 में दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ काम कर दें तो उनको भी पद से हटाया जा सकता है, आर्टिकल 61 में दिया है, अनुच्छेद 61 में। और उस प्रोसेस को महाभियोग कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं, इम्पीचमेंट। ठीक, आर्टिकल 72 की बात करें, इसमें पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपति के पास क्षमा दान की शक्ति होती है। आपको मौत की सजा हो गई हो तो भी राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। ठीक, तो ये किसके द्वारा?
आर्टिकल 72 के द्वारा। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल, भारत के महान न्यायवादी के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में बात किया है, धन विधेयक के बारे में। और आपको मालूम होगा कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा से बहुमत से पास हो जाना चाहिए, राज्यसभा जाए, राज्यसभा के लोग उसको रोक नहीं सकते हैं 14 दिन से ज्यादा। नहीं पता होगा तो डिटेल में भी हम लोग को आगे पढ़ना ही है। आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति चाहे तो अध्यादेश जारी कर सकता है। आपको मालूम होगा ऑर्डिनेंस के बारे में, तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ठीक, अगर कोई भी संसद का भवन खुला ना हो, मतलब कार्य ना कर रहा हो उस समय, तो राष्ट्रपति अपने हिसाब से ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट अब 143 में है कि प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि सुप्रीम कोर्ट से कह सकता है कि थोड़ा हमको परामर्श कीजिए इस बात पे, थोड़ा संविधान का ये भाग पेचीदा है, थोड़ा समझा दीजिए, इसकी थोड़ा व्याख्या कर दीजिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ही का ही व्याख्या सबसे बेहतरीन होता है इस मामले में। 153 में जिस तरह से 52 में राष्ट्रपति के बारे में बात किया, 153 में राज्यों के राज्यपालों के बारे में, गवर्नर लोगों के बारे में बात की गई है। जरा देखिए अब इमरजेंसी वगैरह के बारे में और कुछ अथॉरिटीज के बारे में भी बात किया गया है संविधान में। जैसे आपको मालूम हुआ कि पहले जो फंडामेंटल राइट्स थे ओरिजिनली संविधान में वो 7 थे, पर अभी कितने हैं? अभी 6 हैं। एक काट दिया गया, कौन? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। मोरारजी देसाई जी सरकार थी, इसको हटा दिया गया और इसको हटा के लीगल राइट बना दिया गया। आर्टिकल 300A में राइट टू प्रॉपर्टी समय एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में, वित्त आयोग के बारे में बात किया गया है। इस समय वित्त आयोग बना होगा, तो जी हाँ बना है 5 साल के लिए। ठीक, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग के बारे में बात किया गया है। निर्वाचन आयोग में भी कितने मेंबर्स होते हैं? 3। पहले कितने होते थे? एक। निर्वाचन आयोग में तो पहले 1 मेंबर थे, अब 3 मेंबर हैं। आर्टिकल 343, अनुच्छेद 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, संघ की राजभाषा के बारे में बात किया गया है, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा के बारे में। आर्टिकल 352 की बात करें तो प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बारे में बताया गया है आर्टिकल 352 में। अनुच्छेद 352 ये कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, और राष्ट्रीय आपातकाल अब इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पे यानी आंतरिक अशांति के नाम से नहीं लगा सकते। अब जब लोग बंदूक लेके निकलेंगे, पटका पटकी करेंगे भीषण रूप से, तभी लगेगा। ऐसा नहीं है कि आंतरिक अशांति, अंदर लोग हल्ला कर रहे हैं, देश में माहौल खराब है, लगा दो। ठीक, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने लगाया था इस आधार पर। फिर मोरारजी देसाई जी की जब सरकार आई थी तो उन्होंने इस प्रावधान को बदल दिया। अगला है स्टेट इमरजेंसी यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ठीक, तो आपको मालूम होगा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता रहता है, इसका बहुत बार दुरुपयोग हुआ है। सबसे पहले ये कहाँ लगा था? तो सबसे पहले जिस स्टेट में लगा था का नाम आप याद रखेंगे, पंजाब में। ठीक, यूपी में भी लगा था, तो हाँ भाई वही कल्याण सिंह जी की सरकार थी, बाबरी मस्जिद डेमोलिश जब हुआ था तो उस समय लगा था। आर्टिकल 360 की बात करें जिसको फाइनेंशियल इमरजेंसी की कहते हैं, आज तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। आर्टिकल ये 352 वाला लगा है जब भी युद्ध छिड़ा था इंडिया और उससे, चाइना से, फिर इंडिया पाकिस्तान से, तब लगा था। उसके बाद उधर ही एक बार उन्होंने लगवाया इंदिरा गांधी जी ने, उसके बाद नहीं लगा। आर्टिकल 368 में यह है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद भवन के पास ये पावर है कि उस संविधान में बदलाव ला सकता है। ठीक, एक और चीज, जब संविधान बना था तो उस समय 395 आर्टिकल्स थे, 8 अनुसूचियां थी। इस समय 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स में अलग अलग किया गया है, और 12 अनुसूची, 12। जरा देख लेते हैं संविधान के पार्ट्स। पार्ट्स जरा देखिए कैसे याद करेंगे। भाग 1 से 11 के लिए याद करने के लिए, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट श्याम एंड राम। इस तरह करके 1 से 11 तक याद कर सकते हैं। पहला पार्ट में दिया है यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में, आर्टिकल 1 से 4 में। और इसके लिए ट्रिक क्या है? यूनियन का यू है, यूनियन यू से, यू कैन से सी फॉर
सिटीजनशिप, तो दूसरे में सिटीजनशिप है, यहाँ पे ट्रिक है, आप लोग देख लेंगे। दूसरे में सिटीजनशिप है। तीसरे में फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार है। कहाँ से कहाँ तक? तो आर्टिकल 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। राज्यों के नीति निर्देशक तक तो 36 से 51 तक है। फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में है। यूनियन यानी संघ की बातें 52 से 151 में है। राज्य की बातें 152 से 237 में है। सातवां कट गया है। आठवां देखिए, यूनियन टेरिटरीज कट गया यानी डिलीट कर दिया गया है संविधान से। यूनियन टेरिटरीज की बात करें, संघ या राज्य क्षेत्र की बात अगर हम करें तो किसमें है? 239 से 242 तक है। पंचायतों की बात करें 243 से लेके 243 ओ तक है। और म्यूनसिपालिटी 243 पी से लेके 243 जेड जी तक है। इस तरह से आप देखेंगे कि सबको किया गया है। फिर पंचायतों के बारे में, म्यूनसिपालिटी के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में 10वें में बात किया गया है शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में। 11वें में बात किया गया है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में। 12वें में बात किया गया फाइनेंस। 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, व्यापार और वाणिज्य के बारे में। 14 में सर्विस अंडर यूनियन स्टेट्स, यूनियन और स्टेट्स के अंदर में जब सेवाएं होंगी तो उसमें क्या क्या प्रावधान है उसके लिए अलग। पार्ट 15 इलेक्शंस है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन यानी आपातकालीन उपबंध, जिसमें 352 से 360 तक है। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 रेसिडेंट रूल और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक इस तरह से संविधान में जो अमेंडमेंट की बात की गई है वो आर्टिकल 368 और पार्ट 20 में है। पार्ट 20 में ठीक। तो संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे, लेकिन संशोधन के बाद अब इनकी संख्या 25 हो गई है। भाग 7 को 7वें संविधानिक संशोधन 1956 द्वारा हटा दिया गया। भाग 7 में क्या था? स्टेट्स को ग्रुप A B C D इस तरह ग्रुप किया गया था, तो इसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि 1956 में आपको मालूम होगा फजल अली कमीशन ने एक वो पारित किया था, जिसके थ्रू 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय बने थे। पार्ट 4 एक कर्तव्य और पार्ट 14 ने ट्रिब्यूनल को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक, देखिए यही है आपके जितने हैं सो आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से याद कर सकते हैं। कोई अगर डाउट वगैरह है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अगर आपको ठीक लगे तो जरूर बताइएगा, और कोई आपको सुविधा चाहिए तो वो भी बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखिए।